मैं तो एक चीज बोल सकता हूं कि पिछले 4-5 महीनों से किसान की मांग पे आंदोलन बचा है। आप खुद उठाकर देखो, आप पत्रकार हैं सारे, मैं तो आपके माध्यम से भी देखता हूं कि अब आंदोलन किसान की मांग का नहीं बचा। किसान की मांग क्या थी, उसकी मंडी चलती रहे, वो हमने चलाई और बहुत बेहतरीन तरीके से चलाई। किसान की मांग थी कि फसल एमएसपी पर बिके, एक एक दाना गेहूं का खरीदा गया और सरसों मंडी में नहीं आई, सूरजमुखी मंडी में नहीं आई, दाल मंडी में नहीं आई। 6 क्रॉप्स हमने एमएसपी पर परचेज करने का फैसला लिया। किसान की तीसरी मांग थी कि उसकी जमीन को हथियाया ना जाए। अब तक प्रदेश में एक ऐसा केस हमें सुनने को नहीं मिला। अब तो आंदोलन ये रह गया कि कैसे सरकार का विरोध किया जाए, जेजेपी और बीजेपी का विरोध किया जाए। और मुझे लगता है अब इस आंदोलन का फेस वो किसान संगठन नहीं बचे, अब इनका फेस कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग बन चुके हैं, जो आगे कोई जिला परिषद लड़ना चाहता है, कोई सरपंची लड़ना चाहता है, या कोई अपनी पार्टी बनाना चाहता है, या कोई किसी पार्टी का सपोर्ट करना चाहता है, वो बनकर रह गए। किसानी का मैं भी समर्थन करता हूँ, मैं भी किसान हूँ, और इसीलिए मजबूती के साथ मैं पहले दिन कहता था एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी चालू रहेगी। और मैं तो आज भी कहता हूँ, आज अगर जीरी का भाव 60 रुपये बढ़ा है, एमएसपी 62 रुपये, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? 400 करोड़ रुपए एडिशनल अगर हरियाणा के खाते में आएगा प्रोक्योरमेंट में, तो उसका फायदा किसान को मिलेगा, और किसान को यही फायदा देना हमारा लक्ष्य है। और जब तक हम सत्ता में है, किसान को इसी तरह का फायदा हम देते रहे। कार्यक्रम हम तो निरंतर करते आ रहे हैं, और जो लोग विरोध करेंगे वो कानूनी कार्रवाई भी देखेंगे। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह हमारे राशन डिपो होल्डर्स के लिए एक नई शुरुआत 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने करी है, जिसके अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है वो अलग अलग कंपनीज के साथ उनका हमने टाई अप कराया है, और एडिशनल तौर पर राशन डिपो पे राशन को छोड़कर अब वो सुविधा भी हम उपलब्ध कराएंगे। और उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी हमें सपोर्ट किया है, और जैसे उनके सेंटर्स हैं, हमारे राशन डिपोज को भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि वो भी विड्रॉल सेंटर्स के तौर पर काम कर पाए। और उसके साथ साथ आम आदमी के राशन को कैसे फ्रॉम वेयर हाउस टू राशन डिपो प्रॉपर मॉनिटर किया जाए, उसके लिए भी नया ट्रैकिंग सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। 2 जो हमारी ड्राफ्ट पॉलिसी है, आज उसके ऊपर स्टेक होल्डर से चर्चा हुई। पहली ई व्हीकल पॉलिसी, जिसके अंदर आने वाले दिनों में कैसे, जैसे हरियाणा एक ऑटोमोबाइल हब है, उसको कैसे ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। और दूसरा, आज के दिन पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज सबके लिए है, कैसे आने वाले समय में कन्वर्शन ऑफ व्हीकल इनटू ई व्हीकल्स किया जाए, स्पेशली जो गैस बेस्ड व्हीकल्स हैं। और उसके ऊपर अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने अपने इनपुट्स दिए, और ड्राफ्ट पॉलिसी को सबने सराहनीय बोला है कि अगर ये आती है तो आने वाले समय में हम ज़्यादा ई व्हीकल्स देखेंगे। इसके लिए मैं चीफ सेक्रेटरी को भी आग्रह करूंगा कि अब आने वाले समय में जितनी सरकारी व्हीकल्स हम खरीदें, एटलीस्ट हेडक्वार्टर बेस्ड व्हीकल्स अब पेट्रोल डीजल से कन्वर्ट होकर ई व्हीकल्स की ओर जाने चाहिए। और जितनी हमारी सेक्रेटरीट है, जितने हेड ऑफिसेज हैं, उनके अंदर ई व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स को जल्द से जल्द लगवाया जाए। हम गुड़गांव में देखते हैं कि आज ई रिक्शाज आ चुकी हैं, ई टैक्सीज आ चुकी हैं, शिमला जैसे शहर में भी ई बसेज आ चुकी हैं। तो अब समय की भी ज़रूरत है कि प्रदेश के अंदर हम ई व्हीकल्स को और बढ़ावा दें, और साथ में उनको रजिस्ट्रेशन फीस और इनमें जो रियायतें देनी है उसको पॉलिसी का पार्ट बनाकर हम प्रदेश में लागू करें। दूसरा, आपने पीछे भी देखा होगा कि प्राइवेसी पॉलिसी पे बहुत चर्चा हुई है, और बहुत कंपनीज हैं जो आज विदेशों में है, मगर वो अपने डाटा सेंटर्स हिंदुस्तान में लाना चाहती है। अभी भी मेरे साथ
15-16 अलग अलग कंपनीज के लोग जुड़े थे। सब ने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं कि कैसे डाटा सेंटर्स को और बढ़ावा हरियाणा में दिया जाए। गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे एक हब है, उसके अंदर कैसे डाटा सेंटर्स अपनी पैठ और बढ़ा सकते हैं, और मुंबई जैसी सिटीज़ के भी डाटा सेंटर्स को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर अंदर हम प्रदेश के अंदर एक डाटा सेंटर पॉलिसी भी पूरी तौर पर लागू कर पाए, जिससे नई इन्वेस्टमेंट डाटा सेंटर्स के तौर पर प्रदेश में आए। चार बड़ी कंपनीज हैं और अनेक छोटी कंपनीज हैं, जिसके अंदर कोका कोला एक है, मेरिनो एक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक है, उसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और अन्य कंपनीज हैं जिनने हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, जिनमें फेयर प्राइस शॉप्स को और बेटर बनाया जाए और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को उसका पार्ट बनाया जाए, इसमें हमारा साथ देने का निर्णय लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 5 जिले यमुनानगर, सिरसा, फरीदाबाद, करनाल और पंचकुला ये हमने चुना है, अंबाला ये हमने चुना है। और आने वाले दिनों में 8 हफ्ते के इस ट्रायल रन के बाद अगर हम इसको सक्सेसफुल देखते हैं तो हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के अंदर फेयर प्राइस शॉप्स को इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। सब्सिडी नहीं है, कंपनी अपने जो बेनिफिट होलसेलर्स को, ब्रोकर्स को देती थी, वो अब डायरेक्टली रिटेल ओनर्स को, जो हमारे फेयर प्राइस शॉप्स के हैं, जिनको हम राशन डिपो धारक कहते हैं, उसको हम ट्रांसफर करेंगे। अब ये तो मॉडल की शुरुआत है और उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने पिछले 2 महीनों में निरंतर गैप्स में करवाया है। और मुझे लगता है कि डिपो होल्डर्स जो है एक बार 8 हफ्ते के इस ट्रायल रन को देखते हुए अपने जैसे सजेशन देंगे, फिर उसको हम आगे टिकवाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था उसको तो पीछे डिजिटलाइज किया था, मगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो फाइल की मूवमेंट थी उसको जीरो ह्यूमन इंटरफेरेंस के लिए हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदेश में लागू कल किया है, जिसमें अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराता है तो उसकी एप्लीकेशन एक तो फीफो के तौर पर चलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगी। दूसरी, उसको ये नहीं पता कि कौन सा अधिकारी उसकी एप्लीकेशन को डील करेगा, जिससे भ्रष्टाचार पूरी तौर पर समाप्त होगा। क्योंकि पिछले दिनों आपने साल सवा साल पहले देखा होगा, करनाल के का एक वाकया सामने आया था, जहां एक कंस्ट्रक्शन लेबरर की रजिस्ट्रेशन के लिए 50,000 रुपये एक एडी ने लिए थे और हमें उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना पड़ा था। तो ऐसी समस्याएं ना आए। और तीसरी चीज, जो बेनिफिट्स हैं वो पूरी तौर पर इनके खातों में पहुंचे, इनको समय पर मिले। इन 3 लक्ष्य के साथ, उद्देश्यों के साथ हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया है। और इसके अंदर अगर कोई अधिकारी जानबूझकर किसी हमारे सबसे पीछे श्रमिक के अधिकार का हनन करेगा तो उसके खिलाफ भी 1 महीने अगर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है तो साथ की साथ कार्रवाई रूल 7 के अंदर हम शुरू करें। प्रदेश के अनेक विषयों पर चर्चा हुई थी और खास तौर पर जो आज की परिस्थिति कोविड के बाद है, कैसे प्रदेश को आगे लेकर जाना है। एक तरह का डिजास्टर था, कैसे आगे ऐसे डिजास्टरों से निपटा जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा। हमने तो देश के अंदर पहला प्रदेश है जिसने ये निर्णय लिया है, क्योंकि इस बार हमारी सरकारी एजेंसी के पास एक दाना भी सरसों का नहीं आया। प्राइवेट मार्केट के रेट्स बहुत ज़्यादा थे, तो जो लास्ट ईयर रेट था, हम 120 रुपया सब्सिडाइज करते थे, उससे भी 10 रुपया फालतू हमने इस बार किया है। और पिछली बार 240 रुपये की सब्सिडी एक गरीब आदमी को मिलती थी सरसों के तेल की परचेज पे, उसको इस साल की महंगाई को देखते हुए हमने 250 रुपया प्रति माह उस गरीब व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया, जिससे वो अपने मनचाही कंपनी का तेल खरीद सकता है जो मार्केट में आज अवेलेबल है।